नमस्कार। आज हम इतिहास के उस उथल-पुथल भरे दौर की बात करेंगे जिसने 16वीं सदी के मध्य में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य तय कर दिया था। हम मुगलों और अफगानों के बीच सत्ता की उस भयंकर खींचतान को डिकोड करने वाले हैं, जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। अब जरा सोचिए, एक विशाल साम्राज्य जिसकी नींव खुद बाबर ने रखी थी, वो महज 14 सालों में ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया? और कैसे एक 15 साल लंबे वनवास ने उसी साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म होने से बचा लिया? आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाएंगे। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम एक कमजोर विरासत से शुरुआत करेंगे, दो मोर्चों पर लड़ेगा युद्धों को समझेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन को देखेंगे, फिर सूर साम्राज्य के बेहतरीन सुधारों पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे हुमायूं की वो नाटकी वापसी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कमजोर विरासत की जिसने गद्दी पर बैठते ही मुगलों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। बात 1530 की है। बाबर की मौत के बाद 23 साल की युवा हुमायूं को जो गद्दी मिली वो सच में कांटों भरा ताज था। शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था और दुश्मन अफगान मुगलों को भारत से खदेड़ने की पूरी ताक में थे। लेकिन सबसे बड़ी सिरदर्दी थी तैमूरी परंपरा, जिसके हिसाब से भाइयों के बीच राजपाट बांटना जरूरी था। इसी का फायदा उठाकर उसके महत्वाकांक्षी भाई कामरान मिर्जा ने काबुल, कंधार, लाहौर और मुल्तान हथिया लिए। सोचिए, एक तो नया नया साम्राज्य और ऊपर से अपनों का ही ये बंटवारा। अब घर में तो कलह थी ही, लेकिन बाहर के खतरे हुमायूं को दो बिल्कुल अलग अलग मोर्चों पर खींच रहे थे। इस भौगोलिक जाल को जरा ध्यान से समझिए। एक तरफ यानी पश्चिम में था गुजरात का बहादुर शाह, उसके पास बेहिसाब दौलत थी, वो तेजी से अपना राज्य बढ़ा रहा था और मुगलों के दुश्मनों को पनाह भी दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ पूरब में बिहार और बंगाल की तरफ शेर खान चुपचाप एक बहुत ही खतरनाक साजिश रच रहा था। उसने तो 12 हाथियों की एक विशाल सेना भी खड़ी कर ली थी। हुमायूं सच में इन दोनों बढ़ती ताकतों के बीच बुरी तरह से फंस चुका था। और ऐसे नाजुक वक्त में हुमायूं ने क्या किया? उसने दिल्ली में दीन पनाह नाम का एक आलीशान शहर बनाने में अपना बहुत सा कीमती वक्त लगा दिया। इतिहासकार भी मानते हैं कि यह समय की एक बहुत बड़ी बर्बादी थी। जब दुश्मन आपके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हों, तब इमारतें बनाना एक बहुत महंगा भटकाव साबित हुआ। यहीं से शुरू होता है रणनीतिक गलतियों का वो सिलसिला जिसने मुगलों से उनका पूरा साम्राज्य ही छीन लिया। जरा इस घटनाक्रम पर नजर डालिए। 1537 में चुनार के किले को जीतने में हुमायूं ने पूरे 6 महीने लगा दिए। इससे दुनिया के सामने उसकी सैन्य कमजोरी उजागर हो गई। फिर 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जहां उसकी खराब प्लानिंग की वजह से 7,000 मुगल सैनिक मारे गए। और फिर आई 1540 की कन्नौज की लड़ाई, जिसने तो पूरा पासा ही पलट दिया। इस एक निर्णायक हार ने मुगलों के वारिस को अगले 15 सालों के लिए सिंध, मारवाड़ और ईरान के रेगिस्तानों में दर-दर भटकने पर मजबूर कर दिया। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर वो अफगान नेता था कौन जिसने उस दौर की सबसे बड़ी मुगल ताकत को धूल चटा दी? चलिए अब अपना ध्यान सूर साम्राज्य के उस दौर पर केंद्रित करते हैं जो सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने शानदार प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं शेर शाह सूरी की, जिनका असली नाम फरीद था। जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार का बेटा, जिसने निहत्थे ही एक बाघ को मार गिराया और शेर खान कहलाया। ये कोई मामूली राजा नहीं था, बल्कि एक ऐसा सेल्फ मेड लीडर था जिसने अपनी काबिलियत के दम पर बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक अपना परचम लहराया और कानून व्यवस्था की एक बेमिसाल मिसाल कायम की। शेर शाह के काम करने का तरीका वाकई कमाल का था। उसने बिल्कुल जमीनी स्तर से प्रशासन का ढांचा खड़ा किया। सबसे नीचे गांव, जहां पंचायतें और जमींदार मामले सुलझाते थे। फिर कई गांवों को मिलाकर एक परगना बनाया गया, जिसे टैक्स और राजस्व के लिए शिकदार और मुंसिफ संभालते थे। और सबसे ऊपर था सरकार या प्रांत, जिसे उच्च अधिकारी देखते थे। ये सिस्टम इतना सटीक और साफ सुथरा था कि उसके जाने के बाद भी लंबे समय तक काम आता रहा। अपनी फौज को लेकर भी वो बहुत सख्त था। सैनिकों की सीधी भर्ती शुरू की गई और उनका पूरा हुलिया यानी चेहरा रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाने लगा। घोड़ों की अदला बदली और धोखाधड़ी रोकने के लिए उन पर शाही मोहर लगाने की दाख प्रथा शुरू हुई। और सबसे जरूरी बात, उसने अमीर रईसों की ताकत पर लगाम कसी ताकि सारी सत्ता सीधे तौर पर उसी के यानी केंद्र के हाथ में रहे। अगर हम शेर शाह की विरासत को देखें तो वो हैरान करने वाली है। बुनियादी ढांचे की बात करें तो उसने सिंधु से बंगाल तक मशहूर ग्रैंड ट्रंक रोड को दोबारा बनवाया और हर 8 किलोमीटर पर सरायों का निर्माण करवाया।
अर्थव्यवस्था में उसने शुद्ध चांदी का रुपया चलाया, जो सदियों तक एक मानक सिक्का बना रहा। और किसानों के लिए उसने पट्टा सिस्टम लागू किया, जिसमें जमीन, फसल और टैक्स का पूरा लिखित रिकॉर्ड होता था, ताकि किसानों के साथ कोई नाइंसाफी न हो सके। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, यानी हुमायूं की गद्दी पर वापसी, क्योंकि सूर साम्राज्य की ये चमक शेरशाह के बाद ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। 1545 में कालिंजर किले में हुए एक हादसे में शेर शाह की अचानक मौत हो गई। इसके बाद अफगानों के बीच गद्दी को लेकर आपस में ही भयंकर गृहयुद्ध छिड़ गया, और हुमायूं ने इसी आपसी फूट का पूरा फायदा उठाया। साल 1555 में उसने सूर सेनाओं को पूरी तरह हराया और 15 साल बाद आखिरकार दिल्ली और आगरा पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, हुमायूं की ये जीत बस 1 साल ही टिक पाई। 1556 में एक दुखद दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसकी याद में उसकी पत्नी बेगा बेगम ने दिल्ली में भव्य हुमायूं का मकबरा बनवाया, जिसने भारत में मुगल वास्तुकला के एक बेहद ही शानदार और नए युग की नींव रखी। तो देखा आपने, अर्श से फर्श और फिर फर्श से वापस अर्श तक का ये पूरा सफर। एक तरफ 15 साल दर दर भटकने वाला निर्वासित सम्राट था, और दूसरी तरफ एक ऐसा अफगान विजनरी जिसने अनजाने में ही सही लेकिन आने वाले सबसे महान मुगल सम्राट यानी अकबर के लिए एक बेहद मजबूत प्रशासनिक नींव तैयार कर दी। जरा सोचिए, अगर शेरशाह सूरी के वो 15 साल बीच में नहीं आते तो क्या मुगलों का वो सुनहरा दौर कभी आ पाता? आज की इस चर्चा में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।